पढ़ो। आर्टिकल 20 आराम आराम प्रोटेक्शन से इन, पढ़ना। ठीक है भैया। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है। क्लॉज 1, नो पर्सन शैल बी convicted of any offense except for violation of a law in force at the एक time. मिनट, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है? आईपीसी में ऑफेंस लिखा हुआ है इसलिए शायद इंडियन पिनल कोड में डिफाइंड है, ठीक है। तो ये लिखता है कि कोई भी। भैया आपका आवाज कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है? अब ठीक है। अच्छा, तो अब ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी पर्सन को ऑफेंस के लिए कोई पनिशमेंट या प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। कन्विक्शन का मतलब तो यही होता है जी। एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स। ये लॉ इन फोर्स को अंडरलाइन कर लो और किताब है तो। अच्छा एक बात बताओ, इंडियन पिनल कोड में मान लो किसी कोई क्राइम का या ऑफेंस का सजा 5 साल है, और वो सजा 5 साल को इंडियन पिनल कोड को चेंज करके अमेंड करके उसको 7 साल कर दिया गया है, और किसी का ट्रायल ऑलरेडी चल रहा था, उसी दौरान 5 साल से 7 साल कर दिया गया है, तो उसको सजा 5 साल का होगा या 7 साल का होगा? 5 साल का होगा। 5 साल हो। 5 साल का होगा। कहाँ लिखा हुआ है ये? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ? देख बताओ, पढ़ रहे हो ना आप लोग? हम पढ़ तो रहे हैं। हाँ देखो, पूरा पढ़ो एक बार, फिर से पढ़ो एक बार पूरा। क्लॉज 1, नो पर्सन शैल बी हाँ convicted of any offense हाँ except for violation of a law हाँ in force हाँ। at the time of the commission of the act charged as an offense। बस फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इसी में इस लिखा लाइन का मतलब क्या हो रहा है कि जिस दिन उसने ऑफेंस किया, उस है। दिन जो कानून था, उस कानून में जो सजा जो लिखा हुआ था, वो सजा के लिए वो हकदार होगा या मिलेगा, यही मतलब निकलता है। जी। लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। तो जिस दिन वो उसने वो ऑफेंस किया, उस दिन उस दिन का जो कानून कहता था उसको 5 साल का सजा होगा। फिर ट्रायल के दौरान वो सजा 5 साल को 7 साल कर दिया गया ट्रायल के दौरान, लेकिन जिस दिन उसने ऑफेंस किया तो उस दिन तो उसका 5 साल ही सजा था कानून में, हाँ या ना? जी। जी। तो कितना सजा होगा? सिर्फ 5 साल होगा, यही लिखा हुआ है, इसका मतलब यही निकल रहा है। आगे पढ़ो। आगे पढ़ो। हेलो हेलो। Oh, sorry, sorry. Mic off था, sorry sir. Mic off था भैया। हम्म, Nor be subjected to a penalty greater हाँ, than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। ठीक है। अब सारा लाइन बात का सेम है। except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charge as an offense। इसके बाद ये कहता है nor be subject to a penalty, बोलता है उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of an offense। अब मुझे एक बात बताओ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है कि 5 साल का सजा और एंड 1 लाख फाइन, ठीक है? अप टू, देखो लैंग्वेज जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का अगर पढ़ोगे आप लोग तो उसमें जो सजा है या तो अप टू 5 इयर्स लिखा हुआ है या 3 इयर्स टू 5 इयर्स लिखा हुआ है, एग्जांपल के तौर पे 7 इयर्स भी है, 5 टू 7 इयर्स भी है। अगर अप टू 1 ईयर लिखा हुआ है तो कितना सजा हो सकता है? मैक्सिमम 1 ईयर। मैक्सिमम 1 ईयर। क्या अगर कोर्ट चाहे तो उसको बिना जेल भेजे छोड़ा जा सकता है? नहीं।
फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सजा क्या लिखा हुआ, अप टू 1 ईयर। तो क्या कोर्ट चाहे तो बिना सजा दिए हुए उसको छोड़ सकता है, हाँ या ना? अगर सजा लिखा हुआ अप टू 1 ईयर। सजा दिया बिना नहीं छोड़ सकता। अप टू 1 ईयर का मतलब क्या होता है? 1 साल सजा था। नहीं, अप एक टू साल तक। 1 साल तक, तक, सॉरी, मैक्सिमम 1 साल। मैक्सिमम 1 ईयर। तो उसमें जीरो भी होगा या नहीं होगा? मतलब सजा नहीं भी हुआ। अगर मैक्सिमम 1 ईयर का मतलब, मान लो अच्छा मैक्सिमम 1 लाख का फाइन है, इसका मतलब फाइन नहीं भी लग सकता है, इसका मतलब ये हुआ या नहीं हुआ? नहीं भी यस लग सर, सकता। यस सर, हुआ। हुआ ना? बाकी लोग एग्री कर जाए तब आगे बढ़े। हुआ अगर मान लो शायद। फाइन लिखा हुआ है मैक्सिमम 10,000। अच्छा, ये जो रेड लाइट पे जब क्रॉस करते हो तो 100 रुपया का फाइन लगता है ना, हाँ, या 500 रुपया का, कितना है? आइडिया पहले तो नहीं है। 100 था, अब पता नहीं। क्या चीज, पहले 100 था अब 500 हो गया शायद, दिल्ली में आप तो पता वही। नहीं बोल रहा तो उसमें यार। जब मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ोगे तो उसमें फाइन देखना कितना लिखा हुआ है। अगर फाइन लिखा हुआ है मिनिमम ₹100, तो 100 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। मिनिमम ₹500, तो 500 तो लगेगा ही लगेगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ 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 हाँ। अब फिर से मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर लिखा हुआ प्रोसिक्यूशन जो सजा है वो लिखा हुआ मैक्सिमम 1 ईयर, इसका मतलब क्या जज उसको बिना जेल भेजे भी छोड़ देगा? बोला यार चलो मामूली बात है। जैसे तुम लोग ये ट्रेन में देखो, ट्रेन का जब जंजीर खींचते हो तो वहां पर सजा लिखा होता है या नहीं लिखा होता है? हाँ, लिखा तो हाँ, होता लिखा है। हुआ कितना रहता है। कितना लिखा होता है? हाँ, 2 ईयर शायद। नहीं, हमको जो याद आ रहा है वो लिखा होता अप टू 3 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स, और ₹10,000, और फाइन, और हाँ बोथ। हाँ, अप टू मेंशन किया हुआ रहता है, अप टू मेंशन किया हुआ रहता है। किया हाँ हुआ रहता है ना, अप टू 3 मंथ्स, हाँ, और मतलब फाइन, उतना तक और लग सकता है। हाँ, मैं लैंग्वेज फिर से मैं जो बोल रहा हूँ उसको लैंग्वेज को ध्यान देना। अप टू 3 मंथ्स, और ₹10,000, और फाइन, और बोथ। इसका मतलब या तो जेल भेज देगा, जेल नहीं भेजा तो फाइन लगा देगा, फाइन नहीं भी लगाया तो कुछ केसेस में छोड़ भी देगा। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल तो है इसमें पॉसिबल मतलब। है। पॉसिबल है। सजा जिस किस तरह से लिखा हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। कभी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आप लोग का सिलेबस में है या नहीं है? नहीं है। अभी नहीं है, ओके ओके, कोई बात नहीं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर सर कोड में, आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है। अच्छा एक मिनट रुको। अब देखो वॉइस ठीक आ रहा है। हाँ भैया। यस सर। अच्छा, मैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये मैंने निकाला तो है, देखता हूँ इसमें कुछ मिल जाए मुझे। क्या लिखा हुआ पढ़ो एक बार। इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ, इसका मतलब क्या होगा? सजा 2 साल बढ़ाई जा सकती है नहीं, 2 साल या तक हो सकती है फाइनलेस। सजा, 2 साल तक बढ़ाई नहीं जाए तो मतलब यहाँ दो। मे एक्सटेंड है, अब तो मेंशन नहीं किया हुआ है। हाँ, मतलब तो वही हुआ ना हाँ हाँ। कि 0 से लेकर अच्छा दो ठीक है। साल तक सजा हो सकती है। हाँ, ठीक है। 2 साल तक सजा बढ़ाई जा सकती है, फाइन लग सकती है, या दोनों हो सकता है अंडर सेक्शन 505, हाँ, तो 506 के। हाँ, अब इसमें मैक्सिमम कितना लगेगा बताओ? मैक्सिमम पेनल्टी 2 कितना ईयर, या मैक्सिमम सजा कितना? 2 ईयर। अगर मान लो मुझे सर कोर्ट कहता है कि या तो 2 साल का सजा या 1 लाख रुपया का फाइन, ये पॉसिबल है या नहीं है? यहाँ पर पॉसिबल है। पॉसिबल है। या तो फाइन दे दो तो सजा छूट जाएगा, या फिर ये कोर्ट ये कह सकता है 6 महीने का सजा और 10,000 रुपया फाइन। इज इट पॉसिबल? हो सकता है, हो सकता है हो ना। सकता है। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि और विथ बोथ लिखा हुआ है इसलिए हम लोग पॉसिबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर एंड लिखा होता तो प्रॉब्लम हो जाता। दिक्कत हो जाती। वो भी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही हम लोग को।
अच्छा ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? imprisonment for life, हाँ, imprisonment for life or imprisonment for 10 year and fine. क्या मतलब निकला? मतलब लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकता है और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट कितने साल का होता है? उससे लाइफ टाइम पूरा के लिए होता है जब तक जिंदा रहेंगे। नहीं नहीं, 14 साल मैक्सिमम। नहीं नहीं, मैम बताई थी ना कि हम लोग आईपीसी में है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट पूरा लाइफ टाइम के लिए रहता है, मगर स्टेट चाहे तो ना उसको कम कर सकता है, स्टेट चाहे तो कम कर सकते हैं, ये मैम बताई थी हम लोग को, और जनरल स्टेट कम ही कर देता है। चलो ढूंढ लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मतलब 14 इयर्स मैक्सिमम लाइफ है, दैट इज द लाइफ इम्प्रिजमेंट इंडिया में। ठीक है, वैसे रिसर्च करो ना, देखो जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैम बोल रही है उसको सच मत मानो, एक बार रिसर्च करो, गूगल करो, तब पता लगेगा। नहीं है, एक केस सबको मैम बताई थी, आपका इसका केस बताई थी, क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जो हत्या किए थे ना, उन्हीं का भाई का सॉरी, जो महात्मा गांधी जो हत्या किए थे ना, हाँ, उनके भाई का केस बताई थी मैम लोग को क्लासरूम में। नहीं तो केस पुराना का के, बताते ना। अच्छा चलो अभी उस पर बहस नहीं करते, इसका मतलब बताओ, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 इयर्स एंड फाइन, इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ 10 साल का इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों लगेगा, अच्छा 9 साल का सजा हो सकता या है? तो फिर नहीं, इसमें नहीं, इसमें 10 साल का ही सजा होगा और फाइन भी देना होगा। अच्छा ऐसा हो सकता है, या तो 9 साल का सजा ले लो या 10 करोड़ रुपया जमा कर दो, नो सर। ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सजा के साथ नहीं। फाइन भी होगा, करेक्ट? यस। ऐसा हो सकता है 12 साल का सजा और 1 रुपया फाइन? नो नो सर। नो सर, पॉसिबल हाँ, नहीं हो है। सकता, सिर्फ हो 10 सकता साल है, का सजा और 1 रुपया फाइन हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि फाइन का कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, सही बात है। हम्म हम्म। अब दोबारा आते हैं, अब nor be subject to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। अब आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा था? यस सर। तो जितना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में लिखा होगा, गुड्स एंड सर्विस एक्ट में लिखा होगा, इनकम टैक्स एक्ट में, ये सब में सजा और फाइन सब जगह है। ठीक है, और मैं ऐसे बता दूं कि जनरली जब भी सीरियस ऑफेंस होगा जहां पर लाइफ को थ्रेट हो रहा है या उसकी डिग्निटी को किसी पर्सन की डिग्निटी को अफेक्ट कर रहा है, तो जैसे हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स, सेलिंग और लेटिंग टू हायर ए माइनर फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, बाइंग और ऑप्टेनिंग, इसमें आप देखोगे तो फाइन बहुत ज्यादा कड़ा दिया हुआ है, 10 साल की सजा एंड फाइन, यानी कि वो जेल से छूट नहीं सकेगा अगर आप ऐसा ऑफेंस करते हैं। सही बात है या नहीं? हाँ सही बात है। लेकिन जब इकोनॉमिक ऑफेंस होता है, जैसे जीएसटी में ऑफेंस हो गया, इनकम टैक्स एक्ट में ऑफेंस हो गया, या इन्फोर्समेंट डायरेक्टर किसी केस में पकड़ लेता है, उस वक्त 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ रुपए का फाइन लगा देता है, लेकिन जेल नहीं भेजता है। बात तो सही है सर। ठीक है, क्योंकि वहां पर लिखा होता है इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ, जैसे यहां लिखा हुआ है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर में, जनरली ऐसा ही लिखा होता है। तो जितना ये लिखा हुआ है इससे ज्यादा आपको सजा नहीं हो सकती है। सही बात है या नहीं? सही बात है। ठीक है, अब हम लोग वापस आते हैं, सेकंड पढ़ते हैं। आर्टिकल 20 clause 2, हाँ no person shall be prosecuted and punished हाँ, for the same offense more than once। अच्छा इसमें देखो एंड लिखा हुआ है, प्रोसिक्यूटेड का मतलब? जो ट्रायल होता है आपका, नहीं, प्रोसिक्यूटेड मतलब जेल हो गया, जेल हो गया, है ना? तो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश का मतलब सजा। सजा। सर जेल और मतलब प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश के अंतर क्या रह गया? कैसे, फिर से सर बोलो। पनिशमेंट कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि फाइन पनिशमेंट भी हो सकता है, यस और यस,
Yes, sir. ठीक है, तो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश, और इसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही ऑफेंस के लिए आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती है, यही मतलब निकल रहा है। Sir, double jeopardy, Yes. यही है ना? डबल Yes. जियोपार्डी, यस, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, ये यही है। अब मुझे एक बात बताइए आप, मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूं, अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसके ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? थ्री जीरो नाइन। एक्ट कौन सा लगता है? Criminal act. इंडियन पिनल कोड जो आपके सिलेबस में भी। IPC 309 लगेगी। मैं सेक्शन नहीं जानना चाह रहा अभी, मैं अभी सिंपल इतना जानना चाह IPC लगेगा। आईपीसी लगेगा। मान लो उसी ने मर्डर के बाद एविडेंस को छिपाने की कोशिश की है, उसके ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा? आईपीसी लगेगा। अब हाँ। अब मुझे एक बात बताइए आप कि मर्डर करना एक ऑफेंस है और एविडेंस छुपाना एक दूसरा ऑफेंस है या नहीं? है। ऑफेंस है, हाँ। डिफरेंट ऑफेंस है। जी। तो मर्डर का जो सेक्शन लगेगा उसमें मान लो 10 साल का सजा है, और एविडेंस छिपाने का जो सेक्शन लगेगा उसमें मान लो 2 साल का सजा है। पॉसिबल है या नहीं? हो सकता है, मतलब हो सेम सकता ऑफेंस है। तो नहीं है ना? तो क्या ये डबल जियोपार्डी हुआ या नहीं हुआ? फिर से बोलिए ना सर। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं फिर से पूछ रहा हूं, किसी ने मर्डर भी किया और उसी ने एविडेंस छिपाने की कोशिश भी की, ठीक? मर्डर का आपको पता है सेक्शन 302 है, एविडेंस छिपाने का कोई और एक सेक्शन लग रहा है। दोनों अलग अलग ऑफेंस है या एक ही ऑफेंस है? अलग अलग है। अलग अलग है। तो दोनों का जब कोर्ट सजा देगा, जज सजा देगा, तो 302 का अलग सजा दे रहा होगा और बाकी एविडेंस छिपाने का अलग सजा दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा? हाँ या ना? हाँ हाँ। वही बोल रहा हूँ, बिकॉज इट इज नॉट ए सेम ऑफेंस। क्लियर है? हाँ क्लियर है। कोई इसमें डाउट है तो और पूछो, मतलब तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा एक बात बताइए आप, मैंने फ्रॉड करके, तो यहाँ लिखा हुआ सेम ऑफेंस के लिए। हाँ सेम ऑफेंस के लिए लिखा हुआ, सही बात। सेम ऑफेंस होगा तो वहां पर और नहीं हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग ऑफेंस में दोनों को अलग अलग सजा मिल सकते हैं। यस, लेकिन एक चीज मैं और बता दूं आपको, इसमें शायद इंडियन पिनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ही मिलेगा। जैसे यूएसए में आप सुनते होंगे 4000 साल की सजा हो गई है, सुना है आपने? हाँ, एक दो केस आते रहता है ना? 400 साल की सजा हो गई है। 400 साल कैसे काउंट करते हैं? मान लो उसने 50 ऑफेंस किए हैं, 50 ऑफेंस का जज अलग अलग सजा सुनाता है, बोला इस ऑफेंस में 10 साल, इस ऑफेंस में 15 साल, इस ऑफेंस में 18 साल, इस ऑफेंस में 25 साल, ऐसा करके वो जोड़ता रहता है। तो सबको जब जोड़ देगा तो हो सकता है 400 साल का सजा हो जाए। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। पॉसिबल है। तो उस यूएसए में ये लॉ है कि आपको हर सजा अलग अलग काटनी होगी। 10 साल का सजा आपने इस ऑफेंस के लिए काटा, ये खत्म हो गया, फिर अब दूसरा ऑफेंस का फिर 10 साल की काटिए, फिर तीसरा ऑफेंस के लिए फिर 15 साल के काटिए, ऐसे करके आपको 400 साल का सजा काटना होता है। आया? लेकिन 400 साल की तो जिंदगी होती नहीं है, नहीं, लेकिन वहां पर लॉ ही ऐसा है। ऑब्वियसली वो पूरे लाइफ टाइम, पूरे जिंदगी भर जब तक मर नहीं जाता वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। करेक्ट है? करेक्ट है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है।
इंडिया में कहता है, या तो इंडियन पिनल कोड में या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, कि सारी सजा कंकरेंटली चलेगी। यानी कि हर एक ऑफेंस का आपको अगर टोटल किया जाए, मान लो उसका 15 साल आता है, तो वो हर ऑफेंस का जो सजा है वो एक साथ सारा एक साथ शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक खत्म होगा दूसरा शुरू होगा, वो सब कुछ एक साथ शुरू होगा। करेक्ट है? समझ में आ गया। ये आईपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहीं ना कहीं लिखा हुआ कंकरेंटली चलता है। और मैं अगर कंकरेंटली वर्ड टाइप करूं तो शायद मिल भी जाए। तो डबल जेओपार्डी में ये होता है ना कि जैसे कि कोई एक मर्डर के लिए उसको पनिशमेंट मिल गया, तो फिर उसी मर्डर के लिए फिर उसको दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, मैं उस पर अभी आ रहा हूँ। जो आप कह रही हैं, देखो ये कहानी क्या है, तो ये एक बार शायद क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाया, एक बार ट्रायल हो गया और उस ट्रायल में और वो जो ट्रायल हुआ वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं किया, जिसका जुरिडिक्शन नहीं था वो कर लिया। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? मान लीजिए उसका ट्रायल होना था झारखंड कोर्ट में, ट्रायल हो गया बंगाल कोर्ट में, बंगाल कोर्ट ने उसको सजा भी दे दिया और वो जेल 10 साल काट चुका है। बाद में पता लगा नहीं नहीं, ये तो कोर्ट ही अलग था, उसको तो वहां होना चाहिए था किसी और जुरिडिक्शन में, तो उसने और दूसरे जुरिडिक्शन में उसका फिर से रिट्रायल होता है, फिर से उसको 14 साल सुनाया जाता है। तो क्या उसका 14 साल दोबारा से शुरू होगा या वो 10 साल काउंट ऑलरेडी हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये वही चीज है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। क्लियर है? क्लियर है। 400 साल ओके कैसे ओके। कंप्लीट करेगा, फिर से समझाइएगा। यूएसए का हाँ, वो कैसे कंप्लीट करेगा? यूएसए में 400 साल का अगर सजा है तो इसका मर मतलब ये जाएगा हो वो। गया कि वो मर ही जाएगा, जेल में बाहर नहीं निकल पाएगा, वही तो। बाहर नहीं निकल पाएगा कभी भी। उम्र का टाइप। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा था इंडिया में जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है दैट इज मैक्सिमम 14 इयर्स, नॉट जो मरने वाला सिस्टम नहीं है इंडिया में। लेकिन फिर भी मैडम ने कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा, आप लोग थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। थर्ड पढ़ो। Article 20, Clause 3. No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? Witness against himself. नहीं, Compel. कंपेल्ड। इसका मतलब क्या होता है? क्या मुझे पुलिस कंपेल कर सकती है? कंपेल मतलब फोर्स होता है जी। पुलिस टॉर्चर करके मेरे से लिखवा लेती है कि भैया मैं आई एम द मर्डरर, इज इट पॉसिबल? कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता उसको। कॉन्स्टिट्यूशन ही एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है। No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. और ऑफेंस का मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, या इंडियन पिनल कोड के बारे में बात कर रहे हैं? यस और नो? हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, नार्को एनालिसिस टेस्ट में मेरा नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ, और नार्को एनालिसिस टेस्ट का नाम सुना है या नहीं सुना आपने? हाँ, सुने हैं। कैसा होता है आपको पता है? हाँ, सोडियम पैथेनॉल दिया जाता है उसमें। हाँ, और उसमें फिर सवाल किया जाता है, मैं नींद में रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, और वो सवाल करता है, मैं जवाब देता हूँ। जिसमें एक किसका हुआ था जो स्टाम्प ड्यूटी में भी, क्या नाम था उसका, बेंगलोर में उसका अल्टीमेटली डेथ हो गया। इसका भी हुआ था सर, किसका? अरुषि हत्याकांड में। अरुषि हत्याकांड में भी हुआ था क्या? किसका हुआ था उसमें? वो नौकर का, नौकर ड्राइवर का। ओके, मान लो नार्को एनालिसिस टेस्ट में वो कहता है आई एम द मर्डरर, तो क्या वो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ या ना? नहीं, ये क्योंकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और मेरा जितना भी सवाल होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग ने लाइन पढ़ी है उसी के
दायरे में होगा, मैं उससे बाहर कभी नहीं जाऊंगा। अब मैंने जो पूछा, नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ और मैंने एडमिट कर लिया आई एम द मर्डरर इन नार्को एनालिसिस टेस्ट, तो वेदर दैट विल बी यूज्ड अगेंस्ट मी, क्या जज उस नार्को एनालिसिस टेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, हाँ या ना? नहीं करेगी क्योंकि कंपेल किया नहीं। जा रहा था उसमें। कंपेल किया जा रहा है, यस, क्योंकि कंपेल किया जा रहा है। लेकिन अगर पुलिस बहुत प्यार मोहब्बत से पूछता है कि सर नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए आप एग्री करते हैं, और मुझे एक फॉर्म देता है और मैं उसमें साइन करता हूं, नाउ साइन किस लिए रहता है फॉर्म सर? क्या चीज? वो साइन किस लिए करवाते हैं? जो भी बोलूंगा वो सच्चे रहेगा, क्या रहता है मतलब वो? मैं समझा नहीं, फिर से पूछो। मतलब वो साइन हाँ, किस लिए करा रहे हैं? साइन किस लिए करवाता है? साइन किस लिए करवाता है? ये बताने के लिए कि हमने कंपेल नहीं किया है। अपना कंसेंट वो देता भी है। तो एक उसके अगेंस्ट ही काम आएगा, तो फिर यहाँ तो प्रूफ हो जाएगा कि उसे कंपेल नहीं कराया गया। नहीं, देखो, दो नार्को एनालिसिस टेस्ट में दो चीजें हो सकती है, या तो मैं एडमिट कर लूंगा, या अगर मैं सच में गुनहगार नहीं हूं तो मैं एडमिट नहीं करूंगा। तो अगर मैं सच में गुनहगार नहीं हूं और पुलिस बोलता मैं गुनहगार हूं, तो मैं तो बोलूंगा मेरा नार्को एनालिसिस टेस्ट कर लो, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं वॉलंटरीली बोल रहा हूँ कि मेरा नार्को एनालिसिस टेस्ट कर लो, फिर क्या दिक्कत है? पुलिस को उस वक्त तो विश्वास हो जाएगा कि आई एम नॉट द मर्डरर। सही बात है या नहीं है? नहीं, सही बात कैसे हो जाएगा? नहीं, मैं सही बात मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है? हाँ वो सही, हाँ, वो बात सही है। हम उसी की बात कर रहा हूँ। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर और था शायद क्लियरिटी और आ जाए। ये एक कांग्रेस के नेता हुए थे यूपी में, जिसमें एक बेटा आ गया था, बोलता कि आप ही मेरे बाप हैं, और कोर्ट ने या किसी ने कहा सर डीएनए टेस्ट करवा लो। तो उसको डीएनए टेस्ट करवा, उसने डीएनए टेस्ट के लिए मना कर दिया, बोलता है सर मुझे तो प्रोटेक्शन मिला है आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 में, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिम। अगर मैं डीएनए करवाता हूं तो मेरे ही अगेंस्ट चला जाएगा, इसलिए मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगा। बताइए। लेकिन कोर्ट ने उसको कहा नहीं, डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको, और डीएनए टेस्ट में जो भी आएगा हम मान लेंगे। और ये प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 का उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बताइए। ये आर्टिकल को जो मैं पढ़ रहा था तो मैंने हिंट दे दिया था आपको, आप दोबारा से इस सेंटेंस को पढ़े, आपको आंसर मिलेगा। मैंने आपको कहा था आप लोग पढ़ के आइए, हाँ, और इस तरह ऑफेंस। से सो दैट यू कैन चैलेंज मी। No, हाँ बताइए, कहाँ लिखा हुआ? वाई कोर्ट ये अरे कोई तो बोल दो। सर अब वो नेता पे मतलब वो कंपील करने लगे ना कि हम उसके बेटा जोर जबरदस्ती, अगर वो है भी नहीं तो। हाँ, आप क्या कहना चाह रही है? ये भी फिर से कहिए। जैसे कि वो नेता, वो लीडर पे वो बोल रहा है कि मैं इसका बेटा हूँ, तो वो उसको कंपील कर रहा है ना फिर कि हाँ वो उसको मजबूरन मानना पड़े कि मैं उसका बेटा हूँ, मतलब वो मेरा बेटा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वाई डीएनए टेस्ट वाज एक्सेप्टेड, जबकि वो कंपेल किया गया, कोर्ट ने कंपेल किया कि नहीं नहीं आपको डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। कोर्ट तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन ये से बात है कि सर, क्योंकि जेनेटिकली ये प्रूफ तो डीएनए से ही होगा, अगर कोई किसी चीज का दावा आप देखिए, करता आप है। लोग क्या करते हैं ना, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके पढ़ने लगते हैं। हेलो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा रहा। इसी थर्ड में लाइन में कोई एक शब्द लिखा हुआ जिसके कारण कोर्ट अलाउ करता है, वो वर्ड कौन सा है, शब्द कौन सा है? जो अलाउ करता है, आप बोल रहे हैं इसी में हाँ, कोर्ट मान लिया, बोलता फिर कोर्ट ने वो प्रोटेक्शन ही नहीं दिया। वो शब्द विटनेस। कौन सा है इसमें? पढ़ो। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अच्छा एक बात बताइए, किसी का बाप होना या माँ होना, बेटा होना, बेटी होना, क्या ये ऑफेंस है?
नहीं 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 तो ये जब नहीं, ऑफेंस ही नहीं है तो ये प्रोटेक्शन क्यों मिलेगा? अरे हाँ मैंने यही तो बोला था, ऑफेंस का मतलब इंडियन पिनल कोड, और कहाँ लिखा हुआ है? मैंने पूछा भी था, आपने कहा इंडियन पिनल कोड में डिफाइंड है। अरे आया जी सर, आ गया। जी जी। हाँ आगे। हाँ, तो आप लोग अब इसको ना, इस पूरे 3 आर्टिकल को याद कर लो। इसमें और भी बहुत सारे केस लॉज आपको मिलेंगे। तो मैंने 2 लिया है, नार्को एनालिसिस टेस्ट और कौन सा लिया, डीएनए वाला। तो जहां सिविल ये सब का मामला आ जाता है, कोर्ट कंपेल कर देता है, नहीं नहीं आप कीजिए। लेकिन आपको जहां जेल उल जाने की नौबत आने लगती है, वहां पर अक्यूज को आप कंपेल नहीं कर सकते। करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। अच्छा, पुलिस को सर्च के दौरान विटनेस के अगेंस्ट कुछ मिल गया, क्या वो या मर्डरर के अगेंस्ट कुछ मिल गया, क्या उसको कोर्ट में उसको यूज किया जा सकता है उस एविडेंस को? यस सर। विटनेस ने नहीं दिया है, यस सर, यूज किया जा सकता है। यूज किया जा सकता है जब पुलिस को खुद ब खुद मिल जाए। लेकिन विटनेस खुद ब खुद एक डॉक्यूमेंट दे दे जिसमें वो इम्प्लीकेट हो रहा है, तब इट माइट बी सेड, ये विटनेस कह सकता है सर मुझे कंपेल किया गया है इस डॉक्यूमेंट को देने में, तब वो डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। सही बात है या नहीं? हाँ सही बात है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केस लॉज आपको मिलेंगे। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये सेकंड वाले में, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस फॉर मोर देन वंस। इसका मतलब ये भी होता है, मैंने जो आपको बताया भी था, मान लीजिए मैं गोल्ड स्मगल कर रहा हूँ 1970 का, जहां आज के जमाने में भी, और ड्रग्स स्मगल करता हूँ, बहुत पकड़ाते भी हैं, तो उनके ऊपर कौन कौन सा एक्ट लगाया जाता है? एक तो इंडियन पिनल कोड तो लगाएगा ही लगाएगा, हाँ या ना? हाँ उसके अलावा नार्कोटिक एंड ड्रग्स एंड सब्सटेंस एक्ट वो भी लगाता है या नहीं लगाता? हाँ बहुत और भी लगाएगा। 2-4 एक्ट होगा, वो लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा। इंडियन पिनल कोड का अलग कोड है, हाँ नार्कोटिक एंड ड्रग्स सब्सटेंस का अलग कोड है, दोनों का कोड अलग अलग है या नहीं, हाँ या ना? हाँ अलग अलग कोर्ट है। क्या ये दोनों सेम ऑफेंस पे चलेगा या अलग अलग ऑफेंस पे लगाते हैं? सेम ऑफेंस। नहीं, सेम ऑफेंस पे नहीं होता है, अलग अलग। दोनों में अलग अलग। आप इंडियन पिनल कोड का तो मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे बहुत नहीं पता कि इंडियन पिनल कोड में ड्रग्स को कंज्यूम करने का क्या सजा है, और जो एनडीपीएस जो ड्रग नार्कोटिक ड्रग्स वाला है उसमें क्या है। तो आप देखेंगे तो दोनों अलग अलग है। तो आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, वो जैसे लालू प्रसाद यादव के ऊपर बहुत सारा एक्ट लगा हुआ, एक एक्ट से छूटता था, दूसरा एक्ट में क्या बोलता केस चल ही रहा है, दूसरा एक्ट से छूटता था, तीसरा एक्ट का केस चल ही रहा है। आपने सुना है या नहीं सुना है? हाँ सुना ही है। यस ठीक। सर। है ना, इंडियन पिनल कोड लगा हुआ, करप्शन एक्ट का कोई केस लगा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का लगा हुआ है, सेडिशन लॉ का कुछ लगा हुआ है। पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल। तो सब में ऑफेंस अलग अलग है। इंडियन पिनल कोड में सारे ऑफेंस थोड़ी डिफाइंड है, ठीक है ना? हाँ हाँ तो इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला में क्या लिखा हुआ था, जितना पेनल्टी दिया हुआ है उससे ज्यादा आपको लग नहीं सकता, और जिस वक्त ऑफेंस किया उसी वक्त का ही कानून लगेगा, कोई पुराना कानून नहीं लगेगा, रेट्रोस्पेक्टिव कानून नहीं लगेगा। करेक्ट है? हाँ जी। सेम ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा सजा नहीं हो सकती है, और किसी भी विटनेस को आप कंपेल नहीं कर सकते। करेक्ट? जी। आर्टिकल 21 में आए। इस पे कोई आर्टिकल 20 में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। सर वो नारकोटिक टेस्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज है, अगर वो मर्डर किया और नारकोटिक टेस्ट करवाने में फिर क्या जाएगा, नार्को एनालिसिस वाला? अच्छा, मान लीजिए ए ने मर्डर किया और पुलिस ए को कहती है कि आपको नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाना होगा, ए हाँ कहेगा या ना कहेगा? ना कहेगा। ना कहेगा। यस सर। ना अगर कहेगा। किया है तो ना कर। हाँ किया, वही बोला ना, ए ने मर्डर किया है,
पुलिस उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाना चाहती है, ए हाँ कहेगा या ना कहेगा, तो ऑब्वियसली उसने किया है तो ना कहेगा। अब ए को जबरदस्ती नार्को एनालिसिस टेस्ट अगर करवा दिया जाए और अब वो नार्को एनालिसिस टेस्ट में तो बोलेगा हाँ मैंने मर्डर किया है, क्या इसको यूज किया जा सकता है उसके अगेंस्ट? नहीं। कोर्ट कहेगा कि सर इट हैज बीन कंपेल्ड नार्को एनालिसिस टेस्ट में, तो वो एकदम बेहोश होश करके पता नहीं क्या करते हैं, तो आपने उसको कंपेल किया है, तो वो जो नार्को एनालिसिस टेस्ट का एविडेंस है वो कोर्ट में एडमिट ही नहीं होगा। हाँ या ना? हाँ सर पर नार्को एनालिसिस तो लीगल होगा ना, मतलब लीगल टेस्ट है ना वो। ऑब्वियसली लीगल है, ऑब्वियसली तो फिर लीगल है, वो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे आप कंपेल करते हैं तो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 लग जाता है, वो ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाता है। सर तो फिर वो उसको जेल ले जाना वो भी तो कंपेल ही हुआ, मतलब कि क्या जैसे कि क्या हम फिर से बोलिए। सर जैसे कोई मर्डर करता है उसको पनिशमेंट मिलता है, उसके खिलाफ ही मिलता है ना, वो भी कंपेल टाइप का हुआ ना, तो फिर हम लोग उसको पनिशमेंट तो देते हैं ना। सजा उसी कब तरह मिलता है नार्को उसको? एनालिसिस। एक मिनट कंट्रोल कीजिए, आप बहुत ज्यादा जंप कर चुकी है। सजा उसको कब मिलेगा? सर जब वो गिल्ट प्रूफ हो जाएगा तब। तो गिल्ट प्रूफ कैसे होगा? तो कोर्ट में, मतलब कोर्ट में प्रूफ के विटनेस, साथ। सर्कमस्टांशियल एविडेंस और विटनेस के थ्रू ही होगा। यस एविडेंस के थ्रू होगा, एविडेंस ओरल भी हो सकता है, विटनेस के थ्रू भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। क्या एविडेंस का एक एंगल नार्को एनालिसिस टेस्ट है या नहीं है? यस सर है। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट को हटा के बाकी एविडेंस इतना था कि वो सजा के हकदार बना, तो उसमें कंपेल की बात ही कहाँ आई? तो फिर नार्को एनालिसिस को कंपेल में क्यों रखा गया? वो तो लीगल ही है ना, जैसे कि सारा मतलब सारा हर चीज लीगल, जो भी चीज लीगल है वो क्या कंपेल नहीं हो सकता? सर हो सकता है, पर जो और दूसरी मतलब बात, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट से भी सुप्रीम है। हाँ है यस ना? सर। आप देखिए नार्को एनालिसिस टेस्ट में एक समझिए यही चीज, ए मर्डरर नहीं है, ए को पता है कि उसने मर्डर नहीं किया, लेकिन उसको फंसाया गया है, तो सारे सबूत ए के अगेंस्ट जा रहे हैं, और उसको पता है कि अगर मैंने नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं लिया तो मेरे को मर्डर घोषित करके मुझे तो 14 साल की जेल भेज देंगे। क्या ए अब वॉलंटरली नार्को एनालिसिस टेस्ट लेगा या नहीं लेगा? सर लेगा। तो लेगा, वो एडमिट भी हो जाएगा। यस सर। तो दोनों बातें हैं। आइए आर्टिकल 21 में पढ़िए। इसको हम लोग थोड़ा बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। पढ़िए आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Procedure established by law. मुझे एक बात बताइए, अगर पुलिस को किसी को अरेस्ट करना है तो उसका तरीका क्या है? बोलिए। तो क्या था क्वेश्चन? अगर पुलिस को किसी को अरेस्ट करना है तो उसका तरीका क्या है? क्या पुलिस को कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा। इंडियन पिनल कोड में तो नहीं, आपने इंडियन पिनल कोड में जो पढ़ा है कि व्हाट इज ऑफेंस व्हाट इज नॉट ऑफेंस, ये सब पढ़ा है। लेकिन जब आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जाते हैं कि ये ऑफेंस कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है, ये पढ़ा आपने? नहीं। बेलेबल नॉन बेलेबल? नहीं पढ़ा। नो सर, अभी ये सब अच्छा, ये अभी आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए, कॉग्निजिबल और कहीं कहीं नॉन कॉग्निजिबल भी लिखा होगा। यहाँ ये एक टेबल दिया हुआ, ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पिनल कोड, और हर ऑफेंस के आगे ये जैसे 109 इसमें लिखा हुआ है कि कॉग्निजिबल या नॉन कॉग्निजिबल अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग एज ऑफेंस अबेटेड इज कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल, ये सब लिखा हुआ है। एक बात को ध्यान रखिए, कॉग्निजिबल का मतलब पुलिस, सीरियस ऑफेंस, कॉग्निजिबल मतलब सीरियस ऑफेंस हो गया। अगर जहां भी कॉग्निजिबल लिखा हुआ इट मींस इट इज ए सीरियस ऑफेंस। जैसे आपका आर्टिकल सेक्शन 302 में आते हैं। आपको क्या लगता है अगर किसी का मर्डर का चार्ज लग गया है तो क्या पुलिस पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगा वारंट, अरेस्ट वारंट लेने, या फिर पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट? शायद डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता है। डायरेक्ट कर सकता है। ये देखिए मर्डर लिखा हुआ कॉग्निजिबल, यानी कि पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। जहां भी सीरियस ऑफेंस होगा ना वहां पर कॉग्निजिबल ऑफेंस हो जाता है। करेक्ट है? ये देखिए मर्डर कॉग्निजिबल है, ये देखिए 303, 304 ये सब कॉग्निजिबल है। डिक्टो डिक्टो मतलब सारा कॉग्निजिबल ऑफेंस। और ये नॉन कॉग्निजिबल, कॉजिंग मिसकैरेज, दैट इज नॉन कॉग्निजिबल। नॉन कॉग्निजिबल का मतलब कि उसको मजिस्ट्रेट के पास पहले जाके वारंट लेके आना पड़ेगा, तभी वो अरेस्ट कर सकता है पुलिस। ये क्लियर है आपको? हाँ। अब बेलेबल नॉन बेलेबल का मतलब जहां कॉग्निजिबल लिखा होगा उसके आगे नॉन बेलेबल लिखा होगा, और जहां नॉन कॉग्निजिबल लिखा होगा उसके आगे बेलेबल लिखा होगा। ये देखिए नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल, और कहीं कहीं बेलेबल भी लिखा हुआ है, लेकिन जनरली उल्टा ही लिखा होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। अगर कॉग्निजिबल लिखा हुआ नॉन बेलेबल है, इसका मतलब कि जो बेल है वो बेल लेना आपका राइट है, याद रखिएगा। बेल लेना आपका राइट है, बेल आपको मिलना ही चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो पर्सनल लिबर्टी के ऊपर अटैक है। तो नॉन बेलेबल का मतलब है पुलिस आपको अरेस्ट कर ली, 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगी, और मजिस्ट्रेट या तो आपको मजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन जो वो जज है, या तो आपको बेल देगा या नहीं देगा। नॉन बेलेबल का मतलब बेल देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के जज के पास है। ये क्लियर है आपको? हाँ। और अगर बेलेबल लिखा हुआ है इसका मतलब पुलिस ही बेल दे सकती है, पुलिस आपको पैसे लेके छोड़ सकती है। पैसा मतलब ब्राइब नहीं, जो ऑफिशियल फीस है उसको लेके छोड़ सकती है। करेक्ट है? करेक्ट है। तो कॉग्निजिबल का मतलब क्या हो गया? अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजिबल का मतलब हो गया कि मजिस्ट्रेट वारंट इशू करेगा तभी अरेस्ट कर सकते हैं। बेलेबल का मतलब पुलिस बेल दे सकती है, नॉन बेलेबल का मतलब मजिस्ट्रेट ही बेल देगा। करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। अब मुझे एक बात बताइए, किसी भी को भी अगर अरेस्ट करना तो उसका तरीका है या नहीं है? तो तरीका क्या है? पहले एफआईआर लिखेगा। एफआईआर में अगर उसको पुलिस को लगता है कि इट इज ए कॉग्निजिबल ऑफेंस तो वो डायरेक्ट जाके अरेस्ट कर लेगा। नहीं तो अगर नहीं है तो वो मजिस्ट्रेट से वारंट लेके आएगा, फिर अरेस्ट करेगा। सही बात है या नहीं? सही बात है। और ये भी लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है 24, आप मैं अगर टाइप करूं तो आपको मिलेगा विदिन 24 आवर्स। ये देखिए, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, सेक्शन 57 में लिखा हुआ 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास आपको लेके जाना ही पड़ेगा। मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि आपको और 7 दिन के लिए रखना है। अभी किसी का केस हुआ था ना, पुलिस कस्टडी 7 डेज के लिए, ये जो ओलंपिक जो जीता था, क्या नाम है उसका? सुशील कुमार। सुशील कुमार या सुनील कुमार? सुशील कुमार। सुशील कुमार। कितने दिन की पुलिस कस्टडी मिली है? 7 दिन या 14 दिन था। 7 दिन। नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी ए पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, यानी कॉग्निजिबल था, कॉग्निजिबल ऑफेंस हो गया तो वो लेके जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, 24 घंटे के अंदर उसको पेश करेगा, और फिर मजिस्ट्रेट को लगता है कि 7 दिन का कस्टडी देना, 14 दिन का कस्टडी देना, तो वो कस्टडी देगा। करेक्ट है? अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है तो क्या होगा? मेरा पर्सनल लिबर्टी खतरे में है। छोड़ना पड़ेगा उसको? हाँ बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। क्या पुलिस छोड़ देगा? छोड़ना ही पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे? पुलिस बदमाश होता है, ऐसे अगर कैसे छोड़ देगा? पुलिस तो बोला जा जो करना कर लो, हम मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले आएंगे, पकड़ कर रखेंगे।
अर्नब गोस्वामी के साथ क्या हुआ था? नो आइडिया सर। तो अरेस्ट करके रखे हुए था, अरेस्ट करके रखे, कोई एफआईआर वगैरह भी नहीं हुआ था। मजिस्ट्रेट ये सब के पास भी नहीं ले गया, बोला 3 मिनट के अंदर पहुंचिए, नहीं तो हम अरेस्ट कर लेंगे। ये सब हो रहा था या नहीं हो रहा था? हो रहा था। तो क्या ये सारा कुछ तरीका सही था या गलत था? तरीका गलत था। गलत था। अर्नब गोस्वामी तो जेल में रह के आया था। अरे याद है कि नहीं आपको? तो उसको तो जेल भी हुआ था। वो जेल जब, हाँ 7-8 दिन तक जेल में रहा था, पुलिस छोड़ ही नहीं रहा था। यस सर। याद है ना आपको? यस सर, याद है। यस सर। आप बोल रहे छोड़ना भी पड़ेगा, कहाँ छोड़ रहा? वो आर्टिकल 32 से सर गया था वो। यस, अब मैं वहीं पर ले जाना चाह रहा था, आप पहुंच गए, मुझे अच्छा लगा। आर्टिकल 32 में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है तो उसके लिए वो जाएगा, पुलिस कोर्ट जाएगा। यस और नो? हाईकोर्ट के 2 to 6 आपका है और सुप्रीम कोर्ट के 32 है। हाई कोर्ट में 2 to 6 और सुप्रीम कोर्ट में 3 to 32। तो आपके पास राइट है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बस छोड़ नहीं रहा है ये मुंबई पुलिस, तो फिर छोड़ना पड़ा। अरे आया। और कौन सा रेट था? हेबियस कॉर्पस था वो। लेकिन सर इस बीच जो उसके साथ जो घटना, पनिशमेंट या उसका रिवार्ड या उसका कुछ मानहानि या कुछ भी उस तरह गलत हुआ तो उसका सही फिर कैसे होगा? हाँ, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर मानहानि का दावा या फिर 400 करोड़ 500 करोड़ जैसे यूएसए में होता है। एक यूएसए में मैंने एक न्यूज पढ़ा था, उसको है ना, वो पूरा 30 साल जेल रह के आया, फिर 400 करोड़ रुपया पुलिस वालों को उस बंदे को देना पड़ा। हाँ, टॉट में सर। और इंडिया में मैंने ऐसा सुना नहीं है। तो इंडिया में इम्यूनिटी है पुलिस वाले को और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कि दे आर एक्टिंग एज पर द लॉ। और उसके लिए रिट्स है ना? क्या रिट्स सर? रिट्स तो छुड़वाने के लिए, पेनल्टी ये सब के लिए तो है ही नहीं कुछ। अच्छा, अब मैं आर्टिकल 21 में आता हूं। मैं ये कह रहा हूं, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तरीका जो लॉ में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप अरेस्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरीका से अरेस्ट करेंगे तो वो गलत है और छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ता नहीं है फिर तो आर्टिकल 32 या 226 ही है। ये समझ में आया आप लोग को? हाँ, समझ में आ गया। ओके। तो इस लाइन का मतलब यही है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कानून पास कर दिया और उस कानून में लिखा कि कोई छत पे खड़ा होकर अगर पतंग उड़ाएगा तो उसको हम 6 महीने की जेल दे देंगे। क्या ऐसा कानून बन सकता है? नहीं। नो सर। अगर बनता है तो पर्सनल लिबर्टी चला जाए। कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना? नहीं। क्या ये कानून नहीं, गलत है या सही है? गलत है। गलत। लेकिन अच्छा, एक चीज समझिए, मैं गलत और सही में, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक होता है इसमें लिखा होना चाहिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कहीं कहीं मिल नहीं रहा है, एक मिनट। हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अच्छा, इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पहले डिफरेंस बताइए, फिर आगे बात करते हैं आपसे। किसमें सर?
इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफरेंस बताइए, तब बात करते हैं। इंडियन पिनल कोड में सर ऑफेंस क्या क्या वो बताया हुआ है, उसका सजा क्या क्या वो बताया हुआ है। हाँ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसका प्रोसेस क्या होगा, पर उस प्रोसीजर सजा बताया हुआ देने है, का। ठीक है, यस यस करेक्ट। तो दिस इज सब्सटैंटिव लॉ, क्या बोल रहा हूं मैं, सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि ऑफेंस क्या है। ऑफेंस का पूरा डेफिनेशन ऑफेंस का ही है पूरे इंडियन पिनल कोड में। ये करेंगे तो ऑफेंस है, ये करेंगे तो ऑफेंस है, ये सब पूरा ऑफेंस है। इन ऑफेंस का उसका सजा क्या होगा, बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है, ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें। पढ़ा है आपने? जी थोड़ा सर, थोड़ा। जी हाँ, सर। इसमें तो कुछ भी पूरे इंडियन पिनल ऑफेंस कोड और में सिर्फ ऑफेंस डिफाइंड है। जैसे मैंने एक ऑफेंस बताया, छत के ऊपर अगर पतंग उड़ाओगे तो वो ऑफेंस है। समझ में आया? जी। होगा तो उसके लिए सजा हो। और सजा कितनी होगी वो कोड ऑफ क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा होगा। ठीक बात? तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये तरीका है पुलिस के लिए। तो पुलिस इंप्लीमेंट करता है इंडियन पिनल कोड को, तो पुलिस के पास अथॉरिटी है। कोर्ट ऑफ सेशन के पास अथॉरिटी है सजा देने की, पुलिस के पास अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेट करने की। सही बात है? सही बात है। और इंडियन पिनल कोड तो सिर्फ ऑफेंस क्या होता है उसको डिफाइन किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट छत के ऊपर पतंग उड़ाना का ऑफेंस मान के इंडियन पिनल कोड में लिख देता है और उसके अगेंस्ट अरेस्ट हो जाता है, क्या कोर्ट इस ऑफेंस को वॉइड अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकती है आर्टिकल 20 में, 21 में? हाँ कर सकती है। यस सर। 21 में, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। नहीं कर सकती है। अभी बोल रहा हूं, बाद में बोलूंगा कर सकते हैं, लेकिन अभी बोल रहा हूं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि ये प्रोसीजर नहीं है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं लिखा हुआ, ये सब्सटैंटिव लॉ है, इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ है। यहां तक आया? सब एकदम चुपचाप है, इंतजार कर रहे हैं क्या कौन क्या बोलेगा। नहीं समझ आया। समझ देखिए मैं नहीं आपको आया। फिर से बता रहा हूं, नहीं समझ में आया। ऑफेंस डिफाइन करना, ऑफेंस सिर्फ डिफाइन किया हुआ है, उसको किसी को अरेस्ट नहीं किया हुआ है अभी, सिर्फ ऑफेंस डिफाइन किया हुआ। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, और ये ऑफेंस डिफाइन कर दिया। मैं आपको पूरा एग्जांपल शुरू से बता रहा हूँ। यहाँ पर लिख दिया कि छत के ऊपर से पतंग उड़ाएंगे तो वो ऑफेंस है, 3 महीने की सजा होगी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लिख दिया कि कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है, और पुलिस पूरा तरीका फॉलो करके आपको अरेस्ट करती है। एक एक तरीका फॉलो करती है उस ऑफेंस का और आपको अरेस्ट करती है। क्या आप उसके अगेंस्ट आर्टिकल 32 में जा पाएंगे? नहीं। नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि प्रोसीजर तो सही है फॉलो हाँ किया, पुलिस ने हाँ। एक एक प्रोसीजर फॉलो किया आपको अरेस्ट करने का, उस प्रोसीजर के अगेंस्ट आपको अरेस्ट किया गया। पुलिस क्या करे कि अगर इंडियन पिनल कोड में ऑफेंस, छत पे पतंग उड़ाना ऑफेंस लिख दिया, तो पुलिस क्या कर सकती है बताइए? कुछ कर सकती है? पुलिस का काम है जो लॉ बनाया गया उसको इंप्लीमेंट करना, वो इंप्लीमेंट कर रही है, जो तरीका बताया उसी तरीके को फॉलो कर रही है। सही बात है या नहीं? सही है। सही है। सर तो फंडामेंटल एक वायलेट एक होगा ना? एक मिनट कंट्रोल कीजिए, मैं वहीं अब मैं आ जाऊंगा फंडामेंटल राइट पे। तो इस पे बहुत ज्यादा बहस हुआ। मेनका गांधी केस से पहले सुप्रीम कोर्ट इसको प्रोसीजर का मतलब प्रोसीजर ही पढ़ती थी। मेनका गांधी के केस के बाद ये जो लिखा हुआ भी है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोसीजर का मतलब सब्सटैंटिव लॉ को भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एकदम वाइडेस्ट इंटरप्रेट किया, मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ डज नॉट मीन ओनली प्रोसीजर, इट आल्सो मींस वी कैन आल्सो चेक सब्सटैंटिव लॉ। यानी कि इंडियन पिनल कोड में अगर कोई ऐसा ऑफेंस डिफाइन किया है जो फंडामेंटल राइट को प्रोहिबिट कर रहा है या वॉयलेट कर रहा है, तो उसको हम अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। आया?
मतलब क्या हुआ सर, नहीं समझा फिर से एक बार। मतलब ये हुआ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का वाइडेस्ट मीनिंग दे दिया कि वी कैन आल्सो चेक द इंडियन पिनल कोड वेदर द ऑफेंस हैज बीन करेक्टली पुट देयर और नॉट। ओके ओके, मतलब कि सर सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि जो प्रोसीड्यूर फॉलो कर रहा है उसमें किसी तरह का पर्सनल या मतलब कि क्या बोले उसका फंडामेंटल राइट को, उसको डिफिनेशन को मतलब एक्सटेंड किया गया कि उसमें किसी तरह के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो नहीं करके किया जा रहा है। यस, तब जाके उस चीज को फॉलो करके उसको ऑफेंस के अगेंस्ट में उसका अरेस्ट वगैरह होगा, राइट सर? यस, बोला इंडियन पिनल कोड में भी अगर कोई सेक्शन है, पहले तो कोड ऑफ ये कहता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ठीक से फॉलो होने के बावजूद अगर इंडियन पिनल कोड में अगर वो कोई ऑफेंस सही ढंग नहीं है, सही नहीं है, तो उसको भी अल्ट्रा वायर्स कर सकती है। ठीक है, ओके सर। इसमें भी नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ, ये सब लिखा हुआ है। ये देखिए, आर एंड बीएपी टेस्ट आर मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन व्हिच इंपेयर टेस्ट सब्जेक्ट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। जिसका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो दैट उसको इंटरप्रेट किया गया दैट द पर्सन हैज बीन कंपेल्ड। और इसी में ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में खासकर पर्सनल लिबर्टी को बहुत ज्यादा इंटरप्रेट किया गया, वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन किया गया और बोला पर्सनल लिबर्टी का मतलब द राइट टू लाइवलीहुड भी है, राइट टू शेल्टर भी है। अब देखिए, आप गवर्नमेंट ने एक मनरेगा चलाया हुआ है जी, राइट टू लाइवलीहुड। गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है सबके लिए घर, द राइट टू शेल्टर। जी, राइट टू फूड एंड क्लोथिंग, मिड डे स्कीम चल रहा बच्चों के लिए। जी, राइट टू एंजॉय पॉल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर, ये भी फंडामेंटल राइट में डाल दिया, ये पर्सनल लिबर्टी का सारा है ये। और ये भी कह दिया द सिटीजन्स हैव राइट टू हैव प्रॉपर रोड, सही रोड होने का भी उनको राइट है, दैट इज राइट टू लाइफ। तो ये सब ऐड किया गया। इसमें लिखा हुआ राइट टू लिव विद डिग्निटी, और डिग्निटी मैंने बताया था प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है, राइट टू डिग्निटी एंड प्रिवेसी ऑफ ह्यूमन वुमेन। आपको मैं बताता हूं, आप ढूंढना, केरला में एक राजा जो पागल था, उसने एक एक्ट पास कर दिया कि जो हरिजन या जो लो कास्ट की वुमेन है, दे विल बी वो मतलब ऊपर कपड़ा नहीं पहनेंगी, अगर ऊपर कपड़ा पहनेंगी तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये लॉ था, आप ढूंढिएगा केरला में, और उसमें काफी ज्यादा आपको यूट्यूब में वीडियोस भी मिलेंगे। तो ऐसे राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ वुमेन, तो दिस आर द फंडामेंटल राइट्स फॉर वुमेन। इसमें लिखा हुआ भी होगा, तो देख लीजिएगा। राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू डेवलपमेंट एज पार्ट ऑफ राइट टू डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी। और राइट टू एजुकेशन में तो अब कौन सा एक नया आर्टिकल उन्होंने जोड़ी दिया है कि 10 साल से लेकर 14 साल तक जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री में गवर्नमेंट शिक्षा देगी। याद है आपको? ये सर 21A में है। ये क्यों ऐड करना पड़ा? राइट टू एजुकेशन क्यों ऐड करना पड़ा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सब, राइट टू अक्यूज ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन ट्रायल, इसमें केस मैंने पढ़ा था कि उसका ट्रायल हो गया, अब ट्रायल होने के बाद सिविल जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसका जजमेंट आ गया, अब वो पुलिस क्या करे, वो जजमेंट दे ही ना, तो इसने आर्टिकल 32 में पास करना फाइल करना पड़ा, बस जजमेंट तो दिलवा दो ताकि मैं अपील कर सकूं। ये सर राइट टू एंटिसिपेटरी बेल, पॉस्को एक्ट, ये प्रिवेंटिव वाला है, नहीं, प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, और भी बहुत सारा है। ये देखिए, फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस, एक लोक अदालत का नाम सुना होगा आपने, हाँ या ना बता दीजिए प्लीज। नहीं सुने हैं। लोक अदालत, ये जो सीएम वगैरह या तो
MP MLA लोग अपने जगह। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, मैं आपको दिखला यस देता हूँ सर, वो लॉ। न्यू बना है लोक अदालत। ये है, इसमें आपको ये समझ लीजिए लीगल सर्विस अथॉरिटी हर एक आपको फ्री में लीगल एड मिलेगा। ये देखिए, ये वाला लॉ का नाम है द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। यहाँ पर गवर्नमेंट फ्री में है। देखिए सब जगह ताल्लुक, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस, हर एक झारखंड के वो जो चास वाले कोर्ट में जाइएगा आपको मिल जाएगा। लोक अदालत, सॉरी, ये भी नहीं है लोक, मैं गलत बोल गया क्या? नेशनल लीगल एड फंड, स्टेट लीगल है तो यही एक्ट जहां पर आपको फ्री में वकील मिलेगा, इसी में लिखा होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। तो वो लीगल एड रहता हो तो हाँ, फ्री में लीगल एड मतलब फ्री में वकील मिलेगा। शायद मैंने को CRPC में बताई थी ये मैम देखिए, को। ये लिखा हुआ है प्रीमियर में मिल ही गया मुझे। एन एक्ट टू कंस्टिट्यूट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू इंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर सेक्यूरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड to any citizen by reason of economic or other disabilities, and to organize lok adalats to secure that the operation of the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity। ये रहा है, सही था, ठीक है जी सर। चलिए, तो आज के लिए इतना। मैं अभी आज बोकारो में हूँ। सर कहाँ पे बोकारो में? बोकारो में मैं चास में हूँ, तो अभी आया हूँ। मुझे कितने दिन रहूंगा नहीं पता, लेकिन अभी हम लोग ऑनलाइन ऐसे ही बोकारो से ही करें। नहीं, इंटरेस्टिंग है सर, इंटरेस्ट। अच्छा लगा सर। धन्यवाद। इस तरह से पढ़ने से लगता है ना सर, लॉ छोड़ के पुलिस बन जाना चाहिए, वहीं से होता है। देखो, सबसे ज्यादा जो डरता है कोई पुलिस, जिससे डरता है वो लॉयर ही है। हाँ वो तो है, लेकिन इसको पालन कहाँ करता है प्रैक्टिकली सर? हाँ, तो तभी तो लॉयर बनना चाहिए, पुलिस क्यों बनना चाहिए? है ना? लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ के आइए, याद करके आइए। नॉलेज सर, नॉलेज इनहेंस करना होगा, नॉलेज इनहेंस करना होगा, बिना उसके मुझे नहीं लगता है बहुत सारा नॉलेज चाहिए। नॉलेज एनहांस तभी होगा जब आप लोग सेल्फ स्टडी ज्यादा करेंगे, ठीक है? और मैंने कहा था कि आप लोग ऐसे सवाल करें कि मुझे सोचने में मजबूर कर दें, और अच्छे सवाल करें ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बना है। मैं भी सर सीख रहा हूं। सर जो बोले अपना ये क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं बोलिए, जो बोले जो आपका लाइफ इम्प्रूवमेंट जो रहता है सर ना, वो 20 साल के नहीं होता है, वो लाइफ इम्प्रूवमेंट ही रहेगा आपका। 14 साल का केस होता है। नंबर नहीं नहीं, मतलब वो लाइफ टाइम ही रहेगा जब तक ना कोई कंप्लेंट अथॉरिटी उसको कम ना कर दे। चलो मैं इस पे मैम इसमें केस गोपाल, इस पे केस याद आया सर हमको, ठीक है मैम बताई थी, कॉपी में लिखे हुए थे। अच्छा, गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट महाराष्ट्र केस है आपका सर। मैं समझ गया, मैं कल बात करूंगा इस पे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो देन, बाय बाय। सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।